स्टार्ट करो। नमस्कार, मैं भगवान दास दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से आप सबको नमस्कार। आज का वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व आइए ईश्वर की वंदना करते हैं। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। आज हमारे बीच डॉक्टर पारुल पटेल जी उपस्थित हैं और मैं अब हमारे अध्यक्ष डॉक्टर टी.एन. शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें और डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज 8 अप्रैल 2022 बहुत ही हर्ष का दिन है, सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, ऋषिकुल योगपीठ परिवार के लिए। आज लगातार 157वां महासत्र राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में जारी किया जा रहा है फेसबुक लाइव ऋषिकुल योगपीठ चैनल के माध्यम से, जिसमें आज के मुख्य वक्ता पुनः कई दिन से जो लगातार सेशन ले रही हैं डॉक्टर पारुल पटेल जी, उनका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। और बहुत सारा आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक समय में, निश्चित समय में लगातार वेबिनार महासत्र अटेंड करना, अभी तक कोई ऐसा वक्ता नहीं आया हमारे इस मंच पर जो एक अनूठा कार्य इस तरह से हो रहा है। और एक ही विषय को अलग अलग टॉपिक वाइज, एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान, इसके अंतर्गत जितने भी शारीरिक तंत्र है, अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं बॉडी के, उन पर चर्चा हो रही है। उनके क्रम में आज का जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर चर्चा होनी है। इस तरह क्रम पर लगातार जारी रहने से एनाटॉमी विषय कंप्लीट हो जाएगा आने वाले समय में, जिससे बहुत सारी ऐसी तैयारी अच्छे से हो सकती है उन लोगों की जो लोग योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा या किसी भी मेडिकल साइंस के अंतर्गत कोई भी थेरेपी के अंतर्गत जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है बच्चा, तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी। और जनरल नॉलेज के लेवल पर भी तैयारी होगी, आम लोगों के लिए भी तैयारी है, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, जिससे वे अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए अनुपम कुमार जी के पास कि वो आए और डॉक्टर मैम का स्वागत अभिनंदन करें और आज के कार्यक्रम को आरंभ करें। लोग को सूक्ष्म होता है कि मटन शरीर रखा पर जारी है। तो पूर्णा मैडम एक बार फिर हमारे सामने कोई बात नहीं, आइए हम सीधे चलते हैं डॉक्टर पारुल पटेल जी के पास और आज उनके मुख बिंदु से सुनते हैं आज की विशेष जानकारी। हरिओम सभी को। ऋषिकुल
योग पीठ को मैं धन्यवाद करती हूँ और भगवान दास जी, देवनाथ जी और अनुपम जी की मैं आभारी हूँ कि आज आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर पारुल पटेल है। मैं सूरत गुजरात से हूँ और मैं एक BAMS हूँ विद गोल्ड मेडलिस्ट गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से, और मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर हूँ फ्रॉम IYA विद 88% ऑफ मार्क्स। आज मैं एनाटॉमी का टॉपिक ले रही हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आज हमारा 7th वेबिनार है और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आती है और स्पेशली जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में होता है तो हमें दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, क्योंकि जब हम एनाटॉमी की बुक खोलते हैं और जब डायग्राम देखते हैं तो बहुत सारी नसें होती है, इधर से उधर जा रही होती हैं और इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से पढ़ें। तो आज मैं ये टॉपिक को एकदम सरल भाषा में और किसी को भी समझ आ सके इस तरह से समझाने वाली हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या अर्थ होता है? तो रिप्रोडक्शन यानी कि अपने जैसी स्पीशीज को रेप्लिकेट करना, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि एक स्पीशीज उसके जैसी दूसरी स्पीशीज को जन्म देती है, उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंतर्गत मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं। आज हम स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए उसके बारे में हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में कैसे होता है। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों होती है और उसका प्रयोजन क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो जैसे हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में बताया है कि 84 लाख योनि बताई है। यानी कितनी अद्भुत बात हो गई। हम तो सिर्फ एक मेल और एक फीमेल को ही देखते हैं, लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट में बताया है कि टोटल 84 लाख योनि बताई है। वो ऊपर वाले की कितनी कलाकारी होगी, कितना इनोवेशन होगा और किस तरह से इतनी सारी योनियों को क्रिएशन किया होगा, वो अद्भुत है, सराहनीय है और सही में एकदम हमारी सोच के बाहर है ये सारी चीज़ें। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अगर हम समझें पहले कि रिप्रोडक्शन तो किस प्रकार से होता है, तो उसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसे अलैंगिक बोलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लैंगिक बोलते हैं। अभी हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि एसेक्सुअल किसे बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है। एसेक्सुअल के अंतर्गत 3 आते हैं। सबसे पहला है विघटन, यानी कि हम माइटोसिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एक सेल होता है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। बस इतना ही समझेंगे हम आज, उसको और डिटेल में नहीं समझेंगे कि एक जो सेल है वो रेप्लिकेट होके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। माइटोसिस यानी विघटन, उसको टूट के 2 हो गए वो। दूसरा है एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन का मतलब होता है कि मुकुलन, यानी कि जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं तो हम उसकी जो डाली होती है उसको तोड़कर दूसरी जगह पर लगा देते हैं तो वो उग जाता है। तो कभी कभी हाथ, और इसमें भी इस तरह से होता है कि अगर एक हाथ कट गया है तो उसका हम एम्प्यूटेशन करते हैं। अगर गिर गया है रास्ते में एक्सीडेंट वाइज और उसको हम लगा देते हैं वापस, वो लग जाता है तो उसे एम्प्यूटेशन बोलते हैं हम। वो एक सर्जरी होती है, एम्प्यूटेशन सर्जरी। लेकिन यहाँ पर एम्प्यूटेशन का मतलब होता है कि उसको मुकुलन यानी कि जोड़ देना। और उसके अंदर तीसरा आता है कि काई, यानी कि जो कैक्टस होते हैं वो क्या होता है, एक लीफ होता है उसके ऊपर दूसरा प्लांट आता है, दूसरे लीफ के ऊपर दूसरा प्लांट आता है, तो फिर उसको हम निकाल कर लगा देते हैं तो वापस वो हो जाता है। यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती, इसीलिए उसे एसेक्सुअल बोलते हैं, अलैंगिक। दूसरा आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल 2 की जरूरत होती है और उसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम मोस्टली ये स्किप कर देते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल में आते हैं। प्लांट्स एक्चुअली
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है तो हमें यही बताना है कि प्लांट्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। वो हम आगे एक पूरा टॉपिक है उसका, वो डिफरेंट बाद में कभी डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में। यहाँ पर हम इतना समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें एक मेल और एक फीमेल दोनों की जरूरत होती है। अभी हम आज बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है उसका मेन जो ऑर्गन होता है उसको हम टेस्टिस बोलते हैं, उसको वृषण बोलते हैं। वो 2 पाए जाते हैं, किसी भी मनुष्य में 2 होते हैं, उसकी संख्या 2 होती है। इसके बाद क्या होता है कि उसके वहां से एक नली जाती है ऊपर की तरफ, और राइट साइड पर राइट नली होगी, लेफ्ट साइड पर लेफ्ट नली होगी। उस नली को हम वैस डिफरेंस बोलते हैं। वैस डिफरेंस जो होता है वो जो टेस्टिस होती है वहां से निकलकर वो आगे जाता है, और आगे जाने के बाद फिर वो पेनिस के साथ आगे कनेक्ट हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कि टेस्टिस जो है उसको एक सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसके साइड पर एक लेयर होता है, उसको हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। वहां पर टेस्टिस को सुरक्षा देने का जो काम है वो क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। टेस्टिस जो है उसके अंदर एक हार्मोन होता है, उसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज हमको समझना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक हार्मोन होता है, और वो क्या काम करता है, तो वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, स्पर्म्स को बनाता है। यानी कि जो मेन रिप्रोडक्शन के लिए जो काम आने वाली चीज है वो स्पर्म होती है, और वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। अभी जब मेल चाइल्ड होता है, छोटा होता है, तो उसके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन नहीं होता है, और वो एक एज होती है, उसके बाद उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं। तब जाके वो टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन होता है। और ये जब हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे एंडोक्राइन सिस्टम में, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, और वो कौन से अफेक्ट्स, उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अभी हम बात करेंगे कि जब कोई भी मेल चाइल्ड है वो 12 इयर्स की एज तक पहुंचता है, तो तब उसके बाद उसको प्यूबर्टी बोलते हैं वो एज को, यानी कि टीन एज। तो जैसे 12 हो गया, उसके बाद 13, तो 13, 14, 15, जैसे 19, उसको हम टीन एज बोलते हैं। तो वो टीन एज जब उसकी स्टार्ट होती है, यानी कि 12 इयर्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वो एडल्ट गिना जाता है, यानी कि उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिपिक्ट होने लगते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या आएंगे, जैसे कि दाढ़ी हो गई, मूंछ हो गई, फिर उसकी आवाज जो होती है वो मेल होर्स आवाज हो जाती है उसकी। तो ये सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आती है। और टेस्टिस को जो टेस्टिस होती है उसके पास से जो मैंने आपको डक बताई वास डिफरेंस, वहां से फिर वो जो स्पर्म्स होते हैं वो आगे निकलते हैं। अभी हम बात करेंगे कि टेस्टिस जो होती जो अंदर टेस्टोस्टेरोन जो होता है, अगर हम टेस्टिस को जैसे कि निकाल दें तो क्या होता है, टेस्टिस अगर हम काट के ऑपरेशन करके निकाल दें टेस्टिस, तो वो जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं वो फिर डिपिक्ट नहीं होते, और वहां पर वो मेल सिर्फ मेल ही दिखता है, लेकिन उसमें वो जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स आने चाहिए वो नहीं डिपिक्ट होते, और सिर्फ वो मेल मेल ही दिखता है, उसके बाद आगे उसका डेवलपमेंट नहीं होता। तो जो हम ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं तो वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और ट्रांसजेंडर और जो हम आगे बात करने वाले हैं कि जैसे कि नसबंदी जो हम करवाते हैं मेल के अंदर, जो एक ऑपरेशन होता है, तो वहां पर क्या होता है कि जो वास डिफरेंस होती है उसको कट कर देते हैं। तो वहां पर जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो स्पर्म का प्रोडक्शन चालू रहता है, लेकिन वो जो ब्लॉक हो जाती है उसकी वजह से मेल कैरेक्टर्स डिपिक्ट होते हैं, लेकिन वो ट्रांसजेंडर्स के अंदर वो डिपिक्ट नहीं होते। यानी कि ये दोनों चीजों में फर्क होता है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं आपको, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, उसका डेवलपमेंट ही नहीं होता आगे। वो हम आगे जब डिजीज डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है स्पर्म्स। स्पर्म्स क्या करता है, स्पर्म्स को हम शुक्राणु बोलते हैं, और इसके अंदर टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बनते हैं। और जो शुक्राणु होते हैं उसकी लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि जब एक शुक्राणु बन गया तो उसकी एक लाइफ स्पैन होता है, तो 20 मिनट्स तक वो जीवित रहते हैं, लाइव रहते हैं, उसके बाद फिर वो निष्क्रिय हो जाते हैं यानी मर जाते हैं।
और जो स्पर्म होता है, जो उसका जो लिक्विड होता है, फॉर्मेशन होता है, वो 7 ml नॉर्मल क्वांटिटी माना जाता है। एक बार में 7 ml जितना बनता है स्पर्म। और उसका जो हम अगर हिस्टोलॉजी देखते हैं तो उसके अंदर एक आगे हेड होता है और पीछे टेल होती है, जिसकी वजह से वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल यानी कि वो मूव करते हैं, वो बहुत स्पीड में मूव करते हैं। और टोटल नॉर्मल जो उसकी हम संख्या अगर देखें तो वो 20 लाख होते हैं और वो नॉर्मल गिने जाते हैं। तो इतनी संख्या में अगर होते हैं, उसमें से एक स्पर्म होता है वो जाके जाइगोट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि वायस डिफरेंस का कार्य क्या होता है। वायस डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वायस डिफरेंस वो टेस्टिस के साथ लगा हुआ होता है और वो स्पर्म को आगे लेकर जाता है, यानी पेनिस के तक लेकर जाता है वो। और फिर वो आगे से पेनिस से होते हुए फिर वो फीमेल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वेजाइना के थ्रू, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। और जब हम आगे डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तब वो ये कैसे वहां पर पहुंचता है वो हम देखेंगे। तो ये आपको मैंने बात आगे बताई कि जो प्यूबर्टी के अंदर फीमेल मेल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और वहां पर मेन कार्य जो होता है वो स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। तब तक मेल में स्पर्म का बनना शुरू नहीं होता है। जब प्यूबर्टी हो जाती है उसके बाद ये एक्टिव होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इनएक्टिव रहता है, लेकिन वो प्यूबर्टी के बाद ही एक्टिव होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टेस्टिस होती है, तो कभी किसी को बाय डिफॉल्ट एक टेस्टिस भी होती है, तो उससे भी काम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो 50-50% चांसेस रहता है। लेकिन मेन बात जो है कि वो स्पर्म काउंट्स कितने होते हैं। अगर वो एक टेस्टिस है लेकिन फिर भी वो स्पर्म काउंट उसके 20 lakhs होंगे तो रिप्रोडक्शन में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। आगे बात करते हैं हम। वायस डिफरेंस जो है वो स्पर्म को लेकर जाती है, पेनिस में जाती है और पेनिस में वो 2 कार्य होते हैं वहां पर। अभी आता है हमारा जो कल हमने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में से जो यूरेथ्रा के बारे में हमने बात किया था, तो वो यूरेथ्रा यहाँ पर आकर मिलता है। तो अभी यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वो कहाँ से मिलता है, कैसे जाता है। लेकिन हम सिंपल इतना ही समझेंगे कि जो हमारे टेस्टिस है, टेस्टिस से ऊपर वायस डिफरेंस आया, वायस डिफरेंस 2 होती है, वो आगे जाके पेनिस में मिल जाती है। अभी पेनिस के पास जो है वो मेन आता है हमारा यूरेथ्रा, जो किडनी से होते हुए जो ब्लैडर से होते हुए मूत्र नली जो हमने कल पढ़ा था वो वहां पर आता है। अभी क्या होता है, यहाँ पर वो दोनों मिलते हैं। जो पेनिस के पास एक ओपनिंग होता है तो वो प्रोस्ट्रेट होता है, वहां पर वो एक ग्लैंड होता है, तो वो इस चीज को कंट्रोल करता है कि अभी यूरिन जाएगा कि स्पर्म जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, तो ये ग्लैंड उसको कंट्रोल करता है कि अभी यूरिन जाना है कि उसको स्पर्म को जाना है वहां से। और कभी कभी ये डिजीज भी होता है कि दोनों साथ में जाते हैं, या कभी कभी वो इच्छा के विरुद्ध वो भी चला जाता है, स्पर्म जो होता है वो भी अकेला निकल जाता है वहां से। अभी हम बात करते हैं कि वायस डिफरेंस को अगर हम कट कर देते हैं तो उस ऑपरेशन को हम वैसेक्टोमी बोलते हैं, यानी कि वायस डिफरेंस को कट कर दिया तो वैसेक्टोमी, टोमी यानी कि कट, उसको नसबंदी बोलते हैं। तो इस क्रिया में क्या होता है कि स्पर्म तो बनता है, ऐसा नहीं है कि स्पर्म नहीं बनता, तो स्पर्म तो बनेगा क्योंकि टेस्टिस है वहां पर, टेस्टोस्टेरोन भी उसका सिक्रीशन होता है, लेकिन वो आगे नहीं जाता। जैसे नसबंदी में वो वहां पर रुक जाता है तो वो आगे नहीं जाता। तो उसकी वजह से जो हम फैमिली प्लानिंग करते हैं तो ये वैसेक्टोमी जो करवाते हैं, वायस डिफरेंस को कट कर देते हैं। तो इसके अंदर वो स्पर्म जो है वो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता है। लेकिन उसमें कोई कैरेक्टर्स में फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि दाढ़ी के बाल है, मूंछ के बाल है, जो आवाज है वो एज इट इज रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात करेंगे कि जो स्पर्म होता है वो उसको भी एक बहुत अद्भुत रचना से बनाया हुआ है। अगर हम सोचेंगे तो यहाँ पर भी हमें वही फीलिंग आती है कि भगवान ने रचना बहुत सोच समझकर बनाई है और कुछ चीजों को अपवाद रूप बनाया हुआ है। जैसे कि स्पर्म है, तो स्पर्म का एक ड्रॉबैक बताया है कि वो उसका प्रोडक्शन जो है वो ठंडक में होता है, यानी कि उसको ऊष्मा नहीं चाहिए होती है, उसका प्रोडक्शन ठंडक में ही होगा, यानी कि उसको टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चाहिए। अभी बात यहाँ पर आती है सोचने वाली कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो तो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो
तो अगर हमारे बॉडी के अंदर मेल जो बॉडी है उसके अंदर अगर उसको प्रोडक्शन करना है तो वो कभी भी नहीं होगा। 37 डिग्री यानी कि ज़्यादा हो गया, 35 से ऊपर हो गया, तो वो प्रोडक्शन बॉडी के अंदर होगा तो वो कभी भी वो स्पर्म को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी अद्भुत रचना बनाई है कि जो मेल टेस्टिस है वो शरीर के बाहर निकाल दिया, उसको शरीर के अंदर नहीं रखा, वो ऑर्गन बाहर आ गया। तो बाहर आने से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर वहां पर डिफर कर देता है। कितनी अद्भुत रचना है। 35 डिग्री से वहां पर कम टेम्परेचर हो जाता है, इसीलिए जो टेस्टिस होती है वो शरीर के बाहर होती है। जैसे कि फीमेल ऑर्गन्स होते हैं तो फीमेल ऑर्गन शरीर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन मेल ऑर्गन्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। इसी वजह से उसको बाहर रखा है, क्योंकि वो टेम्परेचर को वहां पर 37 होगा तो वो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होगा वो नहीं हो पाएगा। और अगर आगे बात करते हैं कि टेस्टिस अगर नहीं होती, अगर बॉडी के अंदर टेस्टिस नहीं होती तो क्या होता कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता वो नहीं होता, और जो फीमेल से अट्रैक्शन होना चाहिए, जो मेल को फीमेल से अट्रैक्शन होना चाहिए वो नहीं होता। तो ये भी कई बार डिजीज होती है, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स होते हैं तो उनको किसी से अट्रैक्शन नहीं होता, उनको वो फीलिंग नहीं आती, जैसे मेल फीमेल में जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं होता। तो ये वो टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी वजह से ये अट्रैक्शन वाला जो प्रोसेस होता है वो होता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अभी हम बात करते हैं कि यूरिन की नलिका और शुक्राणु की नलिका एक जगह पर आकर मिलती है। ये एकदम सिंपल मैं आपको समझा रही हूँ। वहाँ पर वो आगे पेनिस की तरफ उसको लेकर जाती है। ये वहाँ पर एक रुकावट रख दी है, एक डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है, एक डोर समझ लीजिए, जैसे दरवाजा हो गया, तो वो दरवाजा कभी उसको जाने देगा कभी उसको जाने देगा, तो वो उसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं हम। इतना सिंपल है वो, और कुछ कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर वो दरवाजा आ गया है, ये समझ लीजिए आप। तो यूरिन और स्पर्म को रोकने का जो काम है वो प्रोस्टेट ग्लैंड करता है, बस इतना ही समझना है हमें। अभी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको वहाँ पर द्वारपाल की जैसे रख दिया उसको, यानी कि वो इसका प्रोडक्शन करेगा कि भाई इसको आगे जाना है, उसको जाने देना है कि इसको आगे जाने देना है। जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेक्सुअल एवरेज टाइम जो होता है, सेक्सुअल एवरेज टाइम वो 15 मिनट्स का होता है, यानी कि 15 मिनट्स के अंदर 7 ml जितना स्पर्म जो है वो बन जाता है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, और अगर वो टाइम पीरियड कम लेता है, जो एवरेज सेक्सुअल टाइम है वो अगर कम होगा तो वो एक डिजीज माना जाता है, तो उसमें इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर वो आगे IVF या कुछ और आगे करवाते हैं, तो वो आगे हम इतना डिटेल में अभी हम नहीं पढ़ने वाले, लेकिन वो आगे उस प्रकार से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। नॉर्मल जो स्पर्म्स होते हैं मैंने आपको बताया 20 लाख होते हैं, और अगर कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म काउंट 0 होता है तो उसे एजोस्पर्मिया बोलते हैं, यानी कि उसमें काउंट है ही नहीं। तो वो जो स्पर्म होता है वहां पर फिर देखना पड़ता है कि किस वजह से नहीं है, यानी कि टेस्टिस में नहीं है, या वास डिफरेंस कभी कभी ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से टेस्टिस में स्पर्म बनता है लेकिन वो पेनिस तक नहीं जा पाता, तो वहां पर ऑपरेशन करने से वो ठीक हो जाता है। और उसकी मोटिलिटी देखी जाती है। मोस्टली जो स्पर्म काउंट्स जो होते हैं वो अगर नॉर्मल रेंज में फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनफर्टिलिटी होती है तो वो स्पर्म की मोटिलिटी देखी जाती है, यानी कि कितने स्पर्म उसमें एक्टिव है, कितने वो स्पीड से भाग रहे हैं, उसकी मोटिलिटी यानी कि कितने स्पीड से जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट वो होता है इनफर्टिलिटी के अंदर कि वो कितनी मोटिलिटी होती है। तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चे नहीं होते, तो फिर हम आगे स्पर्म रिपोर्ट करवाते हैं, तो उसमें आप रीडिंग्स पढ़ सकते हो कि नॉर्मल रेंज के अंदर विदिन होता है, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते। तो उसका प्रॉब्लम यही होता है कि जो स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कम होती है। फिर दवाइयाँ वगैरह देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कुछ सिंपल टर्म्स के बारे में कि जो रिप्रोडक्शन के साथ रिलेट करते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता है कि ये जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किस तरह से डिफर करते हैं, और हमारे समाज में हम कई बार इस तरह के लोग देखते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको हम मेल गिने या फीमेल गिने। तो वो एक स्पेसिफिक स्पीशीज होती है, वो थोड़े डिफेक्ट्स होते हैं, वो कि जो सेक्स रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं, तो उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है कि हेटेरो सेक्स बोलते हैं और दूसरा है होमोसेक्स।
हेट्रोसेक्स जो है वो मेल और फीमेल उसमें दोनों होते हैं। जैसे जो नॉर्मल होता है उसको हम हेट्रोसेक्स बोलते हैं, यानी कि उसमें एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और वो रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल और फीमेल की जरूरत होती है, वो नॉर्मल होता है, उसको हम हेट्रोसेक्स बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे कि होमोसेक्स। होमोसेक्स के अंदर टोटल 5 स्पीशीज आती है, 5 डिफेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, और वो हम वन बाय वन समझेंगे कि उसको वो कैसे होता है। वो भी डिफेक्ट्स ही होते हैं, उसको हम जैसे कि अगर हम समाज में देखते हैं तो उसको अच्छा नहीं गिना जाता है, लेकिन आजकल उसको भी सामाजिक तौर तरीकों से भी उसको अभी मान्यता मिली हुई है, लेकिन ये किस हद तक कैसे काम करता है वो हम आगे देखेंगे। कि सबसे पहला है कि हमने कई बार सुना है कि लेस्बियन, तो लेस्बियन में क्या होता है कि एक फीमेल होती है, उसको फीमेल ही अच्छी लगती है, उसको मेल से अट्रैक्शन नहीं होता, जो फीमेल होती है उसको फीमेल से अट्रैक्शन होता है, तो ऐसे कपल्स को हम लेस्बियन बोलते हैं। दूसरा है कि एक मेल है, उसको मेल से ही अट्रैक्शन होता है, उसको फीमेल से अट्रैक्शन नहीं होता, तो उसको हम गे बोलते हैं। अभी ये दोनों बात में डिफरेंस है, जब फीमेल फीमेल होगी तो उसे हम लेस्बियन बोलेंगे, और अगर मेल मेल होगा तो उसे हम गे बोलेंगे। अभी आता है बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल में क्या होता है कि एक मेल है, तो मेल को मेल भी अच्छा लगेगा फीमेल भी अच्छा लगेगा, बोल नहीं सकते, और अगर एक फीमेल है तो उसको एक मेल भी अच्छा लग सकता है, उसको एक फीमेल भी अच्छी लग सकती है, मतलब उसके लिए दोनों उधर अवेलेबल है, तो उसे हम बायसेक्सुअल बोलते हैं। यानी वो डिफेक्ट फिक्स नहीं है कि वो मेल को मेल ही अच्छा लगेगा या मेल को फीमेल अच्छा लगेगा, मेल को मेल भी अच्छा लग सकता है, फीमेल भी अच्छा लग सकता है, तो उसे बायसेक्सुअल बोलते हैं। चौथा आता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर में क्या होता है कि जिसे हम किन्नर बोलते हैं, और उसे हम कई बार छक्के बोलते हैं, सब अपनी अपनी भाषा में उसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं, लेकिन हम उसे ट्रांसजेंडर बोलते हैं। उसमें जो मेल कैरेक्टर होता है उसका डेवलपमेंट नहीं होता है वहाँ पर, और समाज में इनको बहुत मतलब उनको आजीविका कमाने का कोई जरिया नहीं दिया जाता, उन्हें जॉब्स में नहीं रखा जाता, इसीलिए उनको जैसे भीख मांगना पड़ता है, और उनको बहुत मायूसी वाली जिंदगी जीनी पड़ती है। तो उसमें जो डेवलपमेंट होता है सेक्स ऑर्गन्स का वो नहीं होता उसके अंदर। और लास्ट आता है हमारा इंटरसेक्सुअल, यानी कि जो उसके अंदर दोनों चीज पाई जाती है, यानी उसके अंदर पेनिस भी होता है और उसके अंदर वेजाइना भी होती है, और ये भी एक सेक्स डिफॉर्मिटी भी बोल सकते हैं हम उसको। तो ये 5 प्रकार के हो गए, और इनको सबको मिलाकर हम क्यूअर बोलते हैं। क्यूअर यानी कि कुछ जगह पर हम जब वहाँ पे भर्ती होती है, यहाँ पर कई रिजर्वेशन होता है या टिकट बुक्स करवानी होती है, वहाँ पर वो पूछते हैं कि मेल या फीमेल है, तो उन्हें स्पेसिफिकली ये वर्ड वहाँ पर यूज करना होता है, क्यूअर बोलते हैं, QUEER। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें नॉर्मल हमारी जो सोशल लाइफ होती है उसमें हमें ये समझने की जरूरत होती है। अभी हम आगे बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कौन से डिजीज रिलेटेड होते हैं। तो मेन जो डिजीज होता है वो है कि प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो कई बार कुछ एज के बाद, यानी 50-60s के बाद, वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो उसकी साइज बढ़ जाती है। बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि वहां पर से जो नलिका पास होती है तो वो ब्लॉक हो जाती है, उसकी सूजन आने की वजह से बीच में से जो रास्ता होता है वो ऑब्वियसली ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो यूरिन का पाथवे होता है, यूरेथ्रा जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और उस एज में कई बार पेशाब रुक जाता है, तो फिर वो दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट जो होता है वो धीरे धीरे उसकी जगह पर नॉर्मल आ जाता है, तो रास्ता वापस खुल जाता है और पेशाब वापस अपनी जगह पर नॉर्मल वो इजैकुलेशन हो जाता है उसका। दूसरा आता है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है उसमें कभी कभी घाव लग जाता है या कोई इंजरी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पर इंजरी हो जाती है और वहाँ पर सूजन आ जाती है, किसी भी कारण से सूजन आ जाती है और वहाँ पर पानी भर जाता है, तो उसे हम हाइड्रोसील बोलते हैं। यानी हाइड्रो यानी कि पानी, पानी का भराव हो जाता है, तो उसमें फिर सर्जरी की जरूरत होती है, सर्जरी से वो ठीक हो जाता है। दूसरे आते हैं हमारे वेनेरल डिजीज यानी VDRL। तो उसके अंतर्गत सिफिलिस आता है, गोनोरिया आता है। सिफिलिस के अंदर पेनिस में घाव हो जाता है और वो घाव ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता,
तो फिर ये हम इस तरह की डिजीज़ हम रिपोर्ट्स करवाते हैं VDRL, तो फिर वो रिएक्टिव आते हैं और फिर उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट आगे हम संभव होती है। और जैसे ये स्पर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया कि वो एज़ोस्पर्मिया हो जाता है, कभी-कभी शुक्राणु की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, कभी-कभी कम होती है, तो उस तरह के फिर डिजीज़ उसके अंदर पाए जाते हैं और वो आगे जाके फिर उसको ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। सर्जरीज़ भी होती है और उसमें मेडिसिन भी देके उसको क्योर किया जा सकता है। और कुछ मानसिक बीमारियां भी उसके साथ रिलेटेड है, जैसे कि नाइट फॉल हो जाता है। और वैसे वो सारी चीज़ें जो है वो हम योग के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं कि जब हम योग करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमको वहाँ पर सिखाई जाती है कि हम उसको कैसे हमारे जो सेंसेस को है वो हम कैसे कंट्रोल करें। तो वो एक सात्विक इच्छा होती है। तो जो हम यम के अंदर फॉलो करते हैं, अष्टांग योग में भी बताया हुआ है कि सात्विक इच्छाओं को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो वहाँ पर यम नियम बताए हैं महर्षि पतंजलि ने कि 5 यम बताए हैं, 5 नियम बताए हैं। 5 यम के अंतर्गत आता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को कैसे हम फॉलो करते हैं, जो अनमैरिड है उनको कैसे ब्रह्मचर्य फॉलो करना होता है, जो मैरिड है उनको कैसे ब्रह्मचर्य फॉलो करना होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे उन्होंने 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसके अंतर्गत उन्होंने ये सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। कितनी अद्भुत बात है कि ये सारी चीज़ हम आज योग में पढ़ रहे हैं और इसका जो मुख्य जो मेन स्रोत है जहाँ से ये डिजीज़ उत्पन्न होती है, तो वो वहीं से हमको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये सारी डिजीज़ होने की हम सोच ही नहीं सकते कि इस तरह की आगे हमें कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे या इस प्रकार की कोई घटना होगी कि जिसकी वजह से हम सात्विक इच्छाओं का हमें पालन करना है और किस तरह से हम धार्मिक हमारी जो आध्यात्मिक हमारी उन्नति होती है, वो सारी चीज़ें हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। और योग जो है वो एक बहुत विशाल और बहुत डायमेंशन से उसको बनाया हुआ है कि उसके अंतर्गत कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। सब चीज़ों की उसने अंदर उसको कवर किया हुआ है कि हमारे जो जितने सिस्टम्स हैं, जितनी एक्सिस बताई हुई है, न्यूरोमस्कुलर एक्सिस देखो या एंडोक्राइनल एक्सिस देखो, वो सारे के सारे एक्सिस पर योग का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और हम हमेशा योग से जुड़े रहें और इन सारी चीज़ों को, ये जितने भी डिजीजेस हैं उनसे हम ओवरकम हो सके। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये सारी चीज़ें हमको भगवान इतनी सद्बुद्धि दे कि हम सही रास्ते पर चलें। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। कोई प्रॉब्लम है सर तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। डॉक्टर पारुल पटेल जी को। आज का महासत्र काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा, जो कि सभी लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए, जो भी एक समझदार पोजीशन पर रहते हैं या कह लीजिए एज के हिसाब से अपनी। और ये जानकारी न होने की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, और लेकिन वो जो है एक संकोच और शर्म की वजह से अपने ओपन माइंड मतलब नहीं रख पाते हैं। और ये जानकारी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को जानना चाहिए जो एक अपनी टीन एज में आ जाता है या इस तरीके से मतलब उसको होने की ज़रूरत है। क्या सही है क्या गलत है उसका जानकारी तभी हो सकती है जब ऐसे ज्ञान को वो जानेंगे। बहुत अच्छा आज का महासत्र, बहुत ही कॉन्फिडेंट लेवल पर चर्चा हुई है और निश्चित है इसको जो भी जानेंगे उनको लाभ मिलेगा इसका। तो बहुत अच्छा सत्र, इसके लिए मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं योग करवाती हूँ, तो मैं काफ़ी सारे वर्कशॉप्स भी करवाती हूँ मेरे जो NGOs हैं उसमें। और एक बार मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली एक वर्कशॉप किया था, उसमें मैंने सिर्फ मेल जो प्रॉब्लम्स होती हैं
उनके बारे में मैंने एक वर्कशॉप किया था। और जैसे महिलाओं को तकलीफ होती है वैसे मेल को भी तकलीफ होती है सर। तो जो 60 ईयर्स के बाद जो मेल होते हैं जिनकी वाइफ नहीं होती है और जिनको बहुओं से प्रॉब्लम होता है वो भी काफी बार डिप्रेशन की शिकार हो जाते हैं और उनको भी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में कभी सोचते ही नहीं। हम यही सोचते हैं कि फीमेल्स को ही प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 60 ईयर्स के बाद मेल्स को भी काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो डिस्कस नहीं कर पाते, वो नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारा समाज इस तरह से है, वो नहीं बोल पाते, वो डिस्कस नहीं कर पाते। तो इसके बारे में मैंने वर्कशॉप्स किया था और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत मतलब आउट ऑफ वे जाके ये एक बार वर्कशॉप किया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और बहुत सारे मेल जिससे जुड़े थे। और मैं एक डॉक्टर को भी लेकर आई थी जो मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मेल के बारे में काफी सारी जानकारी दी थी। लेकिन उसके बाद जो अभी भी मुझे वहां से कॉल्स आते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन अभी वो खुल के बोल पाते हैं। मतलब पहले उनको डर लगता था कि हम अपनी बात, अपनी वाइफ चली गई तो हम हमारी बात किसको जाके बोले, तो बहुत डिप्रेशन में रहते थे सर। लेकिन अभी वो योग से जुड़ गए हैं और वो मेडिकली भी इतने क्लियर हो गए हैं कि अभी उनको कुछ डर नहीं लगता। जी बिल्कुल सही है ये, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेजिटेट रहते हैं लोग और अपनी वो असली रियल जानकारी नहीं दे पाते हैं, न ले पाते हैं कि उन्हें बताएंगे नहीं अपनी प्रॉब्लम का समाधान कैसे मिलेगा। इस तरीके से आज का ये महासंघ तो मतलब बिल्कुल ठीक हो जाता है कि इसको देख करके लोग समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअल होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो जैसे अगर वो मैनेज करता है ये सारी जानकारी और आइए अब चलते हैं के पास कि आए और धन्यवाद 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 डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला सर, और आज के सत्र के लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, आज जो आप टॉपिक पर चर्चा किए, ये हम एक पहले कॉलेज में थे, स्टूडेंट लाइफ में एमए कर रहे थे, तो हम एक टीचर से पूछे थे मुद्रा के बारे में कुछ डिटेल्स के लिए। मैडम मुद्रा के बारे में किताब में कुछ लिखा नहीं है, हमको थोड़ा सा डिटेल्स बता दीजिए। तो मैडम हिचकिचागे कि नहीं बताएंगे, आप किताब में पढ़ लीजिए, किताब में 2 लाइन मिला, पूरा डिटेल्स बताई नहीं। आज आप थोड़ा टॉमी के ऊपर बताए तो अच्छा लगा। वही मतलब लेकिन आज हाँ, इसी के लिए मैं आज भी मतलब कहीं भी इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं तो हिचकिचाहट नहीं बताएंगे, मतलब खुल के डिस्कस नहीं किया जा सकता है, जो कि मैडम पे बहुत ही अच्छा सत्र था। और मैडम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि स्पर्म जो एक बार निकल गया शरीर से तो फिर कितने दिन के बाद बनता है, ये महीने के बाद बनता है, इसकी कुछ सही बताया नहीं कोई। कितने दिन के बाद बनता है ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ जी पता। उसमें ऐसा होता है कि जैसे वो साइकिल होती है आपकी कि आप वो एक वीर्य होता है, यानी कि वो शक्ति होती है ना। जैसे बताया है कि ब्रह्मचर्य से क्या लाभ मिलता है, तो हमारे योग सूत्र में बताया है कि उससे वीर्य लाभ होता है ना। तो वो हमारी शक्ति होती है, वो शक्ति जिस तरह से उसको अगर हम अननेसेसरी वेस्ट कर देते हैं तो वो शक्ति हमारी चली जाती है। फिर वापस आपको पूरा जो साइकिल होता है वो साइकिल के थ्रू जाना पड़ता है आपको, और पूरा आपको जो मानसिकता है, शारीरिक मानसिकता पूरी उसके अंदर कवर होती है। और उसके बाद फिर वो पूरा का पूरा, जैसे कि आपको मैंने बताया कि एवरेज साइकिल, उसका जो सेक्शुअल एवरेज पीरियड होता है वो 15 मिनट का होता है। तो 15 मिनट के अंदर वो पूरा बन जाता है, 15 मिनट्स के अंदर। लेकिन उसका जो स्टेजेस होते हैं वो आगे वो काफी डिटेल्स में है कि वो कितने स्टेजेस पे वो बनता है। फिर उसका एक लैप्स पीरियड आता है, फिर उसके बाद एक रेस्टिंग पीरियड आता है। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा साइकिल होता है। वो काफी लंबा एक टॉपिक है, तो वो अगर डिस्कस करना है तो बाद में हम कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा एक अलग प्रोसेस होता है। अच्छा हाँ। और उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं कि आप किस तरह से उसको फॉलो करते हो। और अगर हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं तो वो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डिफेक्ट्स नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होते आगे जाके।
जैसे सात्विक दिनों में फिर जो ऋतु पीरियड होता है उसको आप छोड़ के उस तरह से फिर अगर सात्विक इच्छाओं का भोग करते हैं तो वहां पर वो फलीभूत होता है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छे भगवान सर से निवेदन करते हैं कि भगवान सर आए और मैडम को धन्यवाद ज्ञापन देते हुए धन्यवाद के साथ आपने सबने क्वेश्चन पूछा, मैं भी डॉक्टर साहब की कुछ सेवा ले लूं। जरूर सर, पूछ सकते हैं। कभी ऐसे किसी की प्रॉब्लम अगर आती है तो इसके अंदर कौन से टेस्ट जो कराए जाते हैं उसमें कौन से टेस्ट कराए जाए? प्रोस्टेट का आता है रिपोर्ट, आप पहले यूरिन रिपोर्ट करवा सकते हैं और यूरिन नॉर्मल रूटीन यूरिन करवा सकते हैं। फिर उसके अंदर आगे आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके बाद फिर आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आज का सत्र बड़ा ही प्रभावकारी रहा और इसी के साथ अब हम इस वेबिनार को यहीं विराम देते हैं। आइए कोमलता से आंखें बंद करें, लंबा सांस लें। ओम द्यों शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें, रिलैक्स। आज के सत्र की अनुमति दें। अब नेक्स्ट वेबिनार की सूचना आपको दी जाएगी। उसके लिए हम सोमवार को मिलेंगे और इससे पहले भी कोई सूचना होगी तो जरूर हम फेसबुक के जरिए इस सत्र को आप पूरा देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आगे कोई जानकारी हो या कोई क्वेश्चन हो राइट डाउन करके लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।